नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बार फिर से हरियाणा की खबर के साथ करेंगे। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में सख्ती बढ़ा दी गई है। बिना ई पास के अब घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ई पास के बिना घर से निकलने पर रोक है। हरियाणा सरकार की वेबसाइट से आपको ई पास जारी होगा। मूवमेंट पास जारी करने का अधिकार उपायुक्त के पास है। तो हरियाणा में लॉकडाउन है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि सख्ती बढ़ा दी गई है। बिना ई पास के किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर आपके पास ई पास होगा तभी आप घर से बाहर जा सकते हैं। तो घर से बाहर निकलने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। हरियाणा में हरियाणा सरकार की तरफ से सख्ती को और बढ़ाया गया है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। मूवमेंट पास जारी करने का अधिकार सिर्फ उपायुक्त के पास है। तो लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है, क्योंकि लॉकडाउन में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और इसी को लेकर अब सरकार की तरफ से हरियाणा में सख्ती बढ़ाई गई है। लॉकडाउन को लेकर ई पास के बिना अब आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि लॉकडाउन को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए। जनता से भी हमने अपील की है कि वो अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। और कोई भी आदमी बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के जिन कैटेगरीज को छूट दी है वो बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के घर से बाहर ना आए। अगर आएगा तो हमने कह दिया कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर हरियाणा में सख्ती बढ़ाई गई। और चलिए अब आपको आंकड़े बताते हैं हरियाणा के। पिछले 24 घंटे में 153 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 15,786 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो 4,475 नए केस दर्ज किए गए हैं। 16 लोगों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में 1,580 नए केस दर्ज किए गए हैं। 9 लोगों की मौत हो गई है। हिसार में 1,248 नए केस सामने आए हैं। 15 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। पानीपत में 615 नए केस सामने आए हैं। 16 मौतें हुई हैं। अंबाला में 610 नए केस सामने आए हैं। 13 मौतें अंबाला में दर्ज की गई हैं। जींद की अगर बात करें तो 359 नए केस सामने आए हैं। 14 मौतें यहां पर दर्ज की गई है। रोहतक में 281 नए केस सामने आए हैं। 12 मौतें यहां पे भी दर्ज की गई हैं। तो हरियाणा का हाल हम आपको बता रहे हैं। 10 बड़ी बातें, आंकड़े आपके सामने कि किस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हरियाणा में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 153 मरीजों ने यहां पर दम तोड़ दिया है पिछले 24 घंटे में। इसके साथ ही कोरोना के 15,786 नए केस भी दर्ज किए गए हैं। तो पंजाब में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आ रहे हैं। कोरोना के 7,601 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 173 मरीजों की मौत हो गई है। भटिंडा और लुधियाना में 20-20 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। लुधियाना की अगर बात करें तो 1,347 नए केस सामने आए हैं। 20 मौतें हुई हैं। भटिंडा में 803 नए केस सामने आए हैं। 20 मौतें यहां से भी दर्ज की गई हैं। अमृतसर की अगर बात करें तो 674 नए केस सामने आए हैं। 16 मौतें यहां पर हुई हैं। पटियाला में 640 नए केस सामने आए हैं। 16 मौतें यहां पर भी दर्ज की गई हैं। मोहाली की अगर बात करें तो 847 नए केस सामने आए हैं। 12 मौतें कोरोना की वजह से यहां पर हुई हैं। जालंधर की अगर बात करें तो 733 नए केस सामने। इसके साथ ही 8 लोग यहां पर भी कोरोना की वजह से अपनी जिंदगी की जंग को हार गए। तो पंजाब का हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे की बात करें तो 173 नए केस सामने आए थे। पिछले कल की अगर बात करें तो 157 नए केस दर्ज किए गए थे। लेकिन आज जो केस सामने आए हैं वो 153 मरीजों की मौत यहां पर कोरोना की वजह से अब तक हो चुकी है। और हरियाणा और पंजाब के बाद आपको हिमाचल का हाल बताते हैं। हिमाचल में भी कोरोना की खतरनाक रफ्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 3,824 नए केस यहां से दर्ज किए गए हैं। 48 लोगों ने यहां पर कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। कोरोना से अब तक 1,647 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो 23,000
573 एक्टिव संख्या यहां पर पहुंच चुकी है कोरोना मरीजों की। हिमाचल में 1992 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। तो हाल आपको बता रहे हैं हिमाचल का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंकड़े यहां से भी खतरनाक रफ्तार से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 3,824 नए केस सामने आए हैं। 48 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना की वजह से अब तक 1,647 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हमने आपको हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का हाल बताया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है। हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन है, सख्ती बढ़ाई गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा लाइव जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। धर्मवीर, आपसे जानना चाहूंगी कि सख्ती बढ़ा दी गई है, केस फिर भी सामने आ रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिन से लगातार जो केस हैं वो बढ़े हैं। भले ही शुक्रवार के बाद वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो केस थे वो लगातार बढ़ रहे थे। और यही वजह रही है कि कल सरकार को दोबारा से आदेश देने पड़े हैं और ये साफ कर दिया है कि अब कोई भी मूवमेंट जो है वो बिना ई पास के नहीं होगी। अब अगर किसी को भी बाहर जाना है, कहीं मूवमेंट करनी है, तो उसे जो जिला उपायुक्त हैं जिले में, उनसे ई पास लेना होगा। उसके बाद ही उनकी आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि चाहे वीकेंड लॉकडाउन हो या फिर चाहे संपूर्ण लॉकडाउन ही क्यों ना हो, दोनों ही समय में हमने देखा कि जो लोग थे उनका आना जाना एकदम जारी था। लोग लगातार जो गाड़ियों में हमें घूमते हुए दिख रहे थे, बाजार में लोग घूमते हुए दिख रहे थे। बहुत ज्यादा असर जो है वो नहीं था, जितना सरकार चाह रही थी उतना असर उसका हुआ नहीं। और यही वजह है कि सरकार को अब सख्ती बरतने के लिए कहना पड़ा है। और जब तक सख्ती नहीं होगी, लोगों का पूरी तरह से अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये चेन टूटेगी नहीं। और अगर ये चेन नहीं टूटेगी तो इसी तरह से मामले सामने आएंगे। पिछले 2 दिन में लगातार हमने देखा है कि न सिर्फ पूरे हरियाणा में बल्कि गुरुग्राम में भी जो केस आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कल भी 4,000 से ज्यादा मामले जो है सामने आए, लेकिन कल और परसों में 2 दिन में अच्छी बात ये रही कि जो रिकवरी रेट था वो काफी बेहतर था। कल भी 4,000 के करीब लोग जो है रिकवर हुए हैं और परसों जो है 5,000 के आसपास जो लोग थे वो रिकवर हुए थे। यानी कि रिकवरी भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही है कि इस चेन को कैसे तोड़ा जाए। और इसीलिए अब सरकार को कहना पड़ा है कि जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है तो फिर उसकी पालना भी होनी चाहिए। और इसीलिए अब सख्त हिदायत दी गई है कि पूरे हरियाणा में जितने भी जगह हैं, हर जगह से किसी को भी आने जाने की अब अनुमति नहीं होगी। जो पहले जिस तरह से लोग बेवजह जो है घूम रहे थे, चाहे वो गाड़ी में घूम रहे हों या चाहे पैदल घूम रहे हों, तो उनके ऊपर अब सख्ती देखने को मिलेगी आज से। जी, सख्ती देखने को मिलेगी। धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सख्ती जगह जगह बढ़ा दी गई है, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर हिमाचल। कोरोना की चेन लगातार बढ़ती जा रही है, आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं और इसी चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है हरियाणा में और सख्ती भी बढ़ा दी गई है। तो हिमाचल में भी लॉकडाउन लग सकता है पूरे तरीके से। सर्वदलीय बैठक हुई थी और इस बैठक में सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं। 10 दिन के लॉकडाउन पर सरकार विचार कर रही है। लॉकडाउन के समर्थन में कांग्रेस है, लेकिन माकपा ने इससे इनकार कर दिया है। आज बैठक में विपक्ष के सुझावों पर चर्चा भी की जाएगी। कोरोना से बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक की थी और इस बैठक में खराब मौसम के चलते सीएम नहीं पहुंच पाए थे और इसी स्थिति में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक आशा कुमारी, कर्नल धनीराम शांडिल शामिल हुए और मोहन लाल ब्राक्टा शामिल हुए थे। माकपा की ओर से विधायक राकेश सिंघा मौजूद रहे थे। इसके साथ ही अब सीएम की मौजूदगी में सुबह 9:30 बजे भी एक अहम बैठक होने जा रही है। विपक्ष से मिले सुझावों पर सरकार 10:30 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा करेगी और इस पर फैसला लेगी कि क्या लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए या फिर नहीं। जानकारी के अनुसार बैठक में सरकार ने लॉकडाउन के संकेत भी दिए हैं। 10 दिन के लॉकडाउन पर सरकार विचार कर रही है। माकपा इसके पक्ष में नहीं है, जबकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस लॉकडाउन के समर्थन में है, क्योंकि हिमाचल में भी लगातार रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार अभी तक जो सरकार लॉकडाउन से इनकार कर रही थी और अब सरकार विचार कर रही है कि हाँ, हिमाचल में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। डाटा जो सरकार ने उपलब्ध कराया है, उस डाटे को एनालाइज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करने के बाद
साइंटिफिक मेथड क्या हो सकता है जिसके अंदर आपका नॉर्मल व्यवस्था चलते भी रहे और कोविड से बचा भी जा सकता है। मैं ऐसा समझता हूं वो सबसे आइडियल। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं। रणवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार केस सामने आ रहे हैं। इस बीच सरकार कल तक ये कह रही थी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन आज विचार किया जा रहा है कि हां 10 दिन का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी हाँ, देखिए जिस तरह से कोरोना लगातार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, चाहे वो नए केस आने का है, चाहे वो मौतों का सिलसिला है, वो नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने पिछले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए। आज दूसरा चरण है उस सर्वदलीय बैठक का, सुबह 9:30 बजे ये बैठक जो है यहाँ पीटरहॉफ में होगी, जो राज्य गेस्ट हाउस है। तो यहाँ पर एक बार फिर से सुझाव लिए जाएंगे। विपक्ष को जो है एक प्रेजेंटेशन दी गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कहाँ किस जिले में किस तरह की स्थिति है इसके बारे में जो है पूरी जानकारी दी गई है, और उसके बाद विपक्ष ने भी अपने सुझाव यहाँ पर दिए हैं। सुबह 9:30 बजे ये बैठक होनी है, सर्वदलीय बैठक, और ठीक उसके 1 घंटे बाद 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक है। तो इसमें एक बात तय है कि कुछ बड़े फैसले सरकार करेगी, बंदिशें बढ़ेंगी, इसके आसार लगभग पूरे नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर जिस तरह की जानकारी है कि सरकार अब विचार कर रही है, क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और लगातार ये चेन जो है बढ़ती जा रही है, इसको तोड़ने की लॉकडाउन एक उपाय नजर आ रहा है। कांग्रेस ने खुले तौर पर समर्थन किया है और ये कहा है, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया कि वो लॉकडाउन के पक्ष में है और लॉकडाउन ही एकमात्र चारा है। माकपा ने साफ किया है कि ऐसी जिस तरह की स्थिति पिछले साल हुई थी कि ऐसा ना हो जाए कि लॉकडाउन के चक्कर में हमारी अर्थव्यवस्था की चक्की भी रुक जाए और आम जनजीवन भी उससे प्रभावित हो, खासकर गरीब तबका। तो वैज्ञानिक तरीका क्या हो सकता है, क्या धारा 144 लगाई जा सकती है, इसको लेकर विचार किया जाएगा। विपक्ष अपने सुझाव सरकार को देगा और उसके बाद फैसला 10:30 बजे कैबिनेट में होगा। और ये भी कैबिनेट में जानकारी मिली है कि इस पर काफी देर तक जो है मंथन होगा, इसीलिए जो एजेंडा आइटम है वो 10 से 12 है, करीब 1 दर्जन एजेंडा इसमें है। और इसमें देखना होगा कि 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी तो क्या कुछ फैसला करेगी सरकार। इतनी संभावना जरूर है कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो बंदिशें इतनी कड़ी सरकार कर देगी कि लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है। जी कुसुम। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बंदिशें लगाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें कि हिमाचल में केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज एक और 2 अहम बैठक होने जा रही हैं। एक बैठक सर्वदलीय होगी और इसके बाद कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि हिमाचल को पूरी तरीके से लॉकडाउन करना है या फिर नहीं। तो बड़ी खबर सियासत से जुड़ी है। ममता बनर्जी आज सीएम पद की शपथ लेंगी। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सीएम बनेंगी ममता बनर्जी। इसके साथ ही कोरोना के चलते साधारण समारोह में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह 10:45 पर यह शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। ममता अकेले इस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगी। मंत्रियों की शपथ बाद में की जाएगी। 213 सीटें जीतकर सत्ता में ममता ने अपनी वापसी की है। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि आज शपथ ग्रहण समारोह है और ममता बनर्जी आज सीएम पद की शपथ लेंगी। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। कोरोना के चलते साधारण समारोह होगा। इस साधारण समारोह में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ही शपथ लेंगी। मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह कोरोना के चलते बाद में किए जाएंगे। और खबर बीजेपी से जुड़ी है। आज देश भर में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। बंगाल हिंसा को लेकर सभी राज्यों में यह प्रदर्शन होगा। कोलकाता में जेपी नड्डा की अगुवाई में प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी ने टीएमसी पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए, हिंसा के आरोप लगाए हैं। चुनाव नतीजों के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई उसी के विरोध में आज बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन होगा। देश भर में यह प्रदर्शन होगा। बंगाल हिंसा को लेकर राज्यों में प्रदर्शन होगा। कोलकाता में जेपी नड्डा की अगुवाई में प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी ने टीएमसी पर कई तरीके के
आरोप लगाए हिंसा को लेकर। तो एक तरफ आज ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है और यही वजह है कि आज बीजेपी की तरफ से देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। तो देश में पहली बार 8 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हैदराबाद के जू में संक्रमित पाए गए हैं शेर। आरटीपीसीआर टेस्ट में सभी शेर पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद चिंता बढ़ गई है। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद इन शेरों का टेस्ट करवाया गया था कोरोना का, लेकिन कोरोना संक्रमित पाए गए शेरों में 4 जो है वो नर हैं और 4 मादा हैं। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क पहुंचा कोरोना और जिसके बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब जानवरों में भी कोरोना के लक्षण पाए जाने लगे हैं। जानवर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैदराबाद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 8 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैदराबाद के जू का ये पूरा मामला है। आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया था, लक्षण दिखने के बाद इनका टेस्ट करवाया गया और हैरानी की बात यह है कि टेस्ट के बाद 8 के 8 शेर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। कोविड-19 के चलते पैदा हुए बेहद विकट परिस्थितियों में 75 लाख रुपए की लागत से महज 2 सप्ताह के भीतर ऑक्सीजन प्लांट को तैयार किए जाने का लक्ष्य तय किया है। इसी के चलते मंगलवार सुबह HPSIDC के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार, एसडीएम हरोली गौरव चौधरी की अगुवाई में गुजरात के सूरत से आई टीम ने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए मौके का जायजा लिया। हरोली उपमंडल के तहत पालकवाह में 500 LMP का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे 100 बिस्तरों को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी। वहीं हमीरपुर में 120 LPM, बिलासपुर में भी 120 LPM के 2 प्लांट का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। अपने सांसद होने की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 105 सिलेंडर भिजवाए। इसके अलावा तीनों जिलों में PFA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगवाने का निर्णय किया है। ये सरकार की मदद से बाहर की मदद करवाने का प्रयास किया है, जिसमें 500 LPM का 1 प्लांट लगेगा, 120 पीस LPM के 2 प्लांट लगेंगे और कुल मिलाकर हम 250 बिस्तर की सुविधा ऑक्सीजन के साथ कर पाएंगे। एक बड़ा योगदान होगा। ये WHO अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है और जहां देश भर में 4-4, 5-5 महीने का समय लग रहा है, हम इसको 1 महीने के अंदर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तीनों। लॉकडाउन है, लेकिन इन हालातों में भी रोडवेज की रफ्तार नहीं थमेगी। लॉकडाउन में भी रोडवेज बसें चलती रहेंगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह साफ कर दिया है कि हरियाणा रोडवेज को बंद नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। 50% सवारियों के साथ बस की सेवा लगातार जारी रखी जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में 9 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। के दौरान हरियाणा रोडवेज की बसों की क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद हैं। सर, बसों को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्या सर स्टेटस है फिलहाल? जितनी हरियाणा प्रदेश में हरियाणा रोडवेज की जरूरत है उतनी बस हमारी चली हुई है। कोरोना काल में कोई भी आदमी किसी भी सवारी को बैठाने को तैयार नहीं है और हरियाणा रोडवेज की ही व्हीकल है जो एक दूसरे का जो प्रदेश के लोगों की मदद करती है और जितनी जरूरत है उसी जरूरत के हिसाब से हमारी रोडवेज की बस सड़क पे है। जरूरत का मतलब अगर हम इसको ऐसा समझे कि एक डिपो में या एक स्टैंड पर जितनी सवारियां मौजूद हैं, जिस डेस्टिनेशन की है उसके आधार पे बसें चला रहे हैं? नहीं, जैसे कहीं 10 बस चलती है वहाँ आज शायद संख्या 5 की भी हो सकती है, 7 की हो सकती है, कई ऐसे जहाँ 10 की 11 की भी हो सकती है। जितनी जरूरत उसी जरूरत के हिसाब से बस हम चला रहे हैं। तो सर, क्या एहतियात बरतने के लिए कहा है जो सवारियां आ रही हैं? जो एहतियात खुद लोग समझदार हैं, लोग समझ सके, लोग मान भी चुके हैं। अपने कोरोना से बचना, अपनी जान बचानी है, अपने को नहीं बचाना, परिवार को बचाना है। तो लोग समझदार है कि इस तरह की बीमारी में ना तो बाहर निकल रहे, ना बसों में बैठने का प्रयास कर रहे, ना उनकी मंशा की परिवार में इस तरह के हालात खराब हो। तो लोग ठीक होकर अपने फेस मास्क लगा के, सैनिटाइज करके
और दूरी बनाकर लोग यात्रा करें। बस अड्डों को, बसों को सैनिटाइज करने के लिए भी कहा है क्या आपने? बसों को हमने सबको साफ सफाई सब चीज बस अड्डों को हम प्रयास करें, बसों को ज्यादा साफ कर दिया, बाथरूम, पानी का, सफाई का सब चीज। कर्मचारियों के लिए क्या निर्देश है सर, जो कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं? जो कंडक्टर ड्राइवर हैं, इस समय के जो हालात हैं देश और प्रदेश में, इसमें सभी लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल है, या अपने रोडवेज के कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, या दूसरे सामाजिक धार्मिक संगठन है, वो सब इस सेवा में लगे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी इस महाभारत के युद्ध में जैसे भगवान राम के साथ गिलहरी ने भी जो बांध बनाने का काम करा, हरियाणा रोडवेज की उसी भूमिका निभा रहे हैं। बतौर कैबिनेट मंत्री फरीदाबाद में आप फरीदाबाद के लोगों से, हरियाणा के लोगों से क्या अपील करेंगे सर, क्या एहतियात बरतने की? मेरा तो ये कि जो लॉकडाउन लगे इसको पूरी तरह इसकी पालना करें, बचें। हालात ठीक नहीं है, फरीदाबाद, गुड़गांव, एनसीआर में जो हालात है वो किसी छुपे नहीं है। अपने घरों में लॉकडाउन का पूरा जब तक सरकार ने हो सके उसके भीतर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्यूज़ 18 मनोज कुमार, चंडीगढ़। तो एक तरफ जहां पूरे हरियाणा में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं अंबाला स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल भावेश नाम के एक युवक ने अंबाला शहर के पॉलीक्लिनिक में वैक्सीन लगवाई थी, तो उसको कार्ड पर लिखकर दिया गया कि उसे को वैक्सीन लगाई गई है, लेकिन 10 मिनट के बाद ही उसके पास ये मैसेज आता है कि आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है। भावेश का ये कहना है कि जब वो इस बारे में जानकारी लेने के लिए पॉलीक्लिनिक पहुंचा तो हॉस्पिटल स्टाफ का कोई भी संतोषजनक जवाब उसे नहीं मिल पाया। उधर अपनी पत्नी का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करवाने आए पुनीत चावला घंटों लाइन में खड़े रहे और उन्हें बिना वैक्सीन लगे ही मैसेज आ गया, जबकि उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया गया था। मैं ना यहाँ लाइन में लगा हूँ अपनी मैडम मिसेज के रजिस्ट्रेशन के लिए, और यहाँ मेरे पास मैसेज आ गया भी मेरी मिसेज को इंजेक्शन लग चुका है। लाइन में मैं 1 घंटा हो गया खड़ा। मैम कहाँ से आए हो? सेक्टर 7 से, अंबाला सिटी से। हाँ जी। तो मैम अभी तक मेरा नंबर लगा नहीं है, और यहाँ मैसेज आ रहा है मेरे को। क्या वाइफ का क्या नाम है? संजना चावला। तो इसको लेके डॉक्टर से कोई बातचीत आपकी नहीं, हुई यहाँ है? लाइन में लगा हुआ, ये कह रहे हैं आप लाइन में लगो, आपका रजिस्ट्रेशन करा देंगे, आपका इंजेक्शन लग जाएगा। तो मेरे मतलब कहने का अभी तक रजिस्ट्रेशन भी आपके चेक नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, मेरे को कोई स्लिप भी नहीं मिली और मेरे पास मैसेज भी आ चुका है, अभी इंजेक्शन लग चुका है। हरियाणा में प्रदेश सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन कुछ लापरवाह लोग ऐसे हैं जो मानने को ही तैयार नहीं है। मगर अब कोई भी बेवजह घर से बाहर निकला तो उसकी खैर नहीं। अंबाला में लॉकडाउन नियम तोड़ने वालों की शामत आई है, जहां पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों को सबक सिखाया, उनसे उठक बैठक करवाई है और फिर चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया। कुछ यही हाल सोहना में भी देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस ने सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों की खबर ली, नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का डंडा चला और बाइक सवारों को भी सबक सिखाया है। तो बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के लगातार जारी है, लेकिन इसके साथ ही जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।